नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यूपीपीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड है, जिसकी नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट द्वारा जल्दी ही जारी की जाने वाली है। दरअसल ये वैकेंसी काफ़ी पहले यानी 2020 की स्टार्टिंग में ही आने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दी गई थी। लेकिन अब जबकि सारी वैकेंसीज धीरे धीरे निकल रही हैं, तो ये न्यूज़ आ रही है कि 2021 में ये वैकेंसी 100% निकाली जाएगी। अब 1 महीने बाद निकलेगी या 2 महीने बाद निकलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2021 में ये वैकेंसी आएगी, ये कन्फर्म है। तो आज की वीडियो में हम आरओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इससे जुड़े हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे, जैसे कि आरओ क्या है, ये किस तरह का पद है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, यानी इन्हें किस तरह के काम करने पड़ते हैं, इनकी सैलरी, इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यानी इसके लिए आपको एज, क्वालिफिकेशन या फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आरओ या एआरओ क्या होता है। तो आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, जिसे हम समीक्षा अधिकारी कहते हैं, और एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। ये जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये एक रिव्यू यानी समीक्षा करने वाले अधिकारी हैं। दरअसल किसी भी विभाग में जो आरओ या एआरओ हैं, वे कर्मचारियों का ऐसा समूह होते हैं जो विभाग के कामकाज को देखते हैं, उस विभाग के कामकाज का हिसाब किताब यानी लेखा जोखा रखते हैं, वहाँ की जो सरकारी गतिविधियाँ यानी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्टिंग करते हैं। आरओ और एआरओ कई विभागों में होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा, विधान परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन सभी जगह। और इन सभी विभागों में अलग अलग परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय के आरओ एआरओ की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। विधानसभा के आरओ एआरओ विधानसभा की परीक्षा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधान परिषद के आरओ एआरओ की परीक्षा विधान परिषद खुद से करवाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरओ या एआरओ हैं, उनकी नियुक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना खुद का बोर्ड करता है। और इसके साथ साथ इन सभी की जो पावर और सैलरी होती है वो भी अलग अलग होती है। ये सबके सब जो है नॉन गेजेटेड यानी अराजपत्रित ऑफिसर्स होते हैं। इन सभी में सिर्फ जो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं, सिर्फ वो ही गेजेटेड यानी राजपत्रित होते हैं। इनके अलावा सबके सब नॉन गेजेटेड। अगर इनके वर्क यानी इनके कार्यों की बात करें, तो एक आरओ का काम नोटिंग, ड्राफ्टिंग और डायरी मेकिंग होता है, यानी टोटल पेपर वर्क। जबकि जो एआरओ है उसका काम कंप्यूटराइज्ड होता है, यानी सबसे पहले तो वो आरओ की मदद करता है इन सभी फाइलों को तैयार करने में। उसके बाद आरओ द्वारा तैयार की गई इन फाइल और रजिस्टर्स को कंप्यूटर पर अपलोड करना एआरओ का काम होता है, यानी इनका काम टोटल कंप्यूटराइज्ड होता है। उसके बाद अगर इसकी पोस्टिंग देखें यानी इनके वर्क प्लेस की बात करें, तो अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुए हैं तो आपको सिर्फ 2 जगह पोस्ट किया जाएगा। या तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ सचिवालय में होगी, या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस यानी इलाहाबाद में। इसके अलावा किसी तीसरी जगह आपकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। अगर इनकी सैलरी की बात करें, तो इनकी सैलरी जो एक आरओ है उसका सिलेक्शन 4800 ग्रेड पेपर होता है, यानी इनकी जो इन हैंड सैलरी है वो स्टार्टिंग में लगभग 55,000 के आसपास रहती है। जबकि एक एआरओ की जो नियुक्ति है वो 4200 ग्रेड पेपर होती है, यानी आपको लगभग 50,000 के आसपास स्टार्टिंग में मिलते हैं। उसके बाद इनके पोस्ट की प्रमोशन को देखें, यानी अगर आप एक आरओ या एआरओ पर नियुक्त होते हैं तो आप प्रमोशन के थ्रू किस पद तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें अगर आप एक सचिवालय में सिलेक्ट होते हैं तो सचिवालय में सबसे जो मुख्य अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है, यानी मुख्य सचिव होता है। इस पद पर सिर्फ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही नियुक्त किया जाता है।
उसके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो अवर मुख्य सचिव या सचिव कहा जाता है। यहाँ भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी है, यहाँ पर एक जो कि विशेष सचिव का पद है। यहाँ एक आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर या आपका आरओ, इनमें से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपके आरओ को ही यहाँ नियुक्त किया जाए। तो इस विशेष सचिव के पद तक पहुंचने के लिए एक आरओ को किन किन पोस्टों से होकर गुजरना पड़ता है, आइए देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप एक एआरओ सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप एक एआरओ सिलेक्ट होते हैं तो आपको लगभग 5 से 6 सालों के बाद आपका प्रमोशन होगा और आपको आरओ बनाया जाएगा। उसके बाद फिर से लगभग 4 से 6 सालों के बाद आपका प्रमोशन होगा और आपको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर के बाद आप अनुसचिव बनेंगे, यानी अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के बाद आप उप सचिव, उप सचिव के बाद संयुक्त सचिव और उसके बाद आप विशेष सचिव के पद पर पहुंचेंगे। यानी आपका टोटल 6 बार प्रमोशन होगा। 6 बार पोस्टिंग होने के बाद ही आप विशेष सचिव के पद तक पहुंच सकते हैं। और क्योंकि इन सभी पोस्टिंग में लगभग 5 सालों का टाइम लगता है, इसलिए आप एक एवरेज मान के चलिए कि 30 सालों के बाद आप विशेष सचिव के पद पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी आपको एक आरओ या एआरओ की परीक्षा में शामिल होने के लिए किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके एज की। तो इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए आयोग ने मिनिमम एज 21 वर्ष रखी है, यानी आप 21 वर्ष से कम की आयु के अभ्यर्थी हैं तो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, फिर चाहे आप किसी भी वर्ग के हों। लेकिन जो अधिकतम आयु है वो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे अगर आप एक जनरल या सामान्य वर्ग के हैं तो आप 40 वर्षों तक अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एक SC ST या OBC कैंडिडेट या फिर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, यानी स्वतंत्रता सेनानियों पर जो आश्रित लोग हैं, वो 45 वर्षों तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो दिव्यांग लोग हैं वो 55 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक अर्हता को देखें तो इसमें अगर आप एक आरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, यानी BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी डिग्री। लेकिन अगर आप एक एआरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस में ओ लेवल का सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष कोई डिग्री या सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा था कि एआरओ का टोटल काम कंप्यूटराइज्ड होता है, इसलिए इनको ओ लेवल का सर्टिफिकेट और टाइपिंग भी चाहिए होती है। अब ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री या सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसकी जानकारी आयोग नोटिस में नहीं देता और ना ही किसी साइट पर जल्दी से इसकी जानकारी मिलती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ डिग्रीज को जानता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओ लेवल के जो समकक्ष हैं उनमें BCA, MCA, PGDCA, BTech इन कंप्यूटर साइंस या BSc इन कंप्यूटर साइंस, अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आपको ओ लेवल के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस डिग्री के साथ ही एआरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टोटल 2 पेपर होंगे, एक प्री का एग्ज़ाम, दूसरा मेंस का एग्ज़ाम। इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। और प्री में आपके टोटल 2 पेपर होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, जबकि मेंस में आपके कुल 3 पेपर होंगे जो 400 नंबर के होंगे। प्री के 200 नंबर के पेपर में आपका 140 नंबर की GS और 60 नंबर की हिंदी होगी।
ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी हर एक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 4 विकल्प मिलेंगे, उनमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। और इसके साथ साथ इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी आपको 3 गलत सवालों के बदले में आपका एक सही सवाल भी काट दिया जाएगा। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस के एग्ज़ाम में आपके कुल 3 पेपर होंगे, जिनमें आपका एक जीएस का पेपर और हिंदी का 60 नंबर का पेपर, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद 100 नंबर की हिंदी और 120 नंबर का एस्से, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखने पड़ेंगे। इस तरह से ये मेंस की परीक्षा आपकी 400 नंबर की होगी। तो अभी तक इस वीडियो में आपने आरओ एआरओ के बेसिक पॉइंट्स को डिटेल में समझा, लेकिन क्योंकि ये वीडियो अब तक काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसमें प्री और मेंस के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की गई। जल्द ही आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको प्री और मेंस के सिलेबस को डिटेल में समझाया जाएगा, यानी इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, इनका पैटर्न क्या होता है, प्रश्न किस तरीके से आते हैं। इस तरह बताने के लिए अभी इसमें बहुत कुछ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले यानी सेकंड पार्ट के साथ। नमस्कार।